इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड आए हैं 10th बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं क्योंकि ये पार्ट 2 है। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी डेट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया के जो पीपल है वो कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं अभी, है ना, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या पॉसिबिलिटी है कि 50 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 50 साल बाद क्या वो चीजें रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक है, द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी डेट आर यूज बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो आज की जो अभी हम यूज कर रहे हैं, इंडिया के पीपल जो यूज कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अमंग द कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो आते हैं कन्वेंशनल की कैटेगरी में। कन्वेंशनल सोर्स है वो। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, न्यूक्लियर और जियोथर्मल एक्सेट्रा। अगर हम बात करें 50 ईयर बाद की, है ना, 50 ईयर आज से 50 ईयर बाद, 50 ईयर्स बाद, फ्रॉम नाउ वी विल फाइंड ourselves more depend on नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। आज से 50 साल बाद हम देखेंगे कि हम ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे जो है डिपेंड हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, जियोथर्मल एक्सेट्रा। पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स लाइक विंड, जियोथर्मल एक्सेट्रा विल बी फुली यूटिलाइज्ड। और जैसे कि अभी अभी जो हमने कोल और पेट्रोल की बात करी, वैसे ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या कर लेंगे हम, पूरी जिस रफ्तार से अभी हम यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, वो क्या है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। सोलर एनर्जी विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। सोलर एनर्जी क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में। डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल सोर्स विल बी रिड्यूस्ड टू मिनिमाइज। और हमें कन्वेंशनल सोर्सेज पे ही ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए उन पे डिपेंड होना। व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है पहले हम देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विच इज टेक प्लेस इन प्रेजेंट एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज होती है, मैं आपको बताऊं तो हम एनवायरमेंट में से चीजों को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज तो करें, लेकिन हम ऐसे यूज करें, इतनी मात्रा में यूज करें कि एनवायरमेंट को कोई भी हानि ना पहुंचे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका वो है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी उस चीज को यूज कर सके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमें ये इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्यों है इम्पोर्टेंट, सोर्स आर अवेलेबल इज लिमिटेड क्वांटिटी। सोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं एंड ओवर एक्सप्लोटाइजेशन में लीड टू एग्जॉशन। तो ज्यादा अगर हम उनका यूज करेंगे तो क्या हो जा सकते हैं, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या फिर आपकी आने वाली जनरेशन जो है उसको वो उनको पता ही ना हो कि पेट्रोलियम की भी कोई चीज होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द ग्राउंड वाटर रिसोर्स जुडिशली पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर एरिया ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो क्या होता है, एग्जाम्पल दिया है हमने कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम ग्राउंड वाटर को यूज करें, लेकिन जुडिशली यूज करें, ठीक है, अच्छे से यूज करें। ऐसा नहीं कि हम फालतू उड़ा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है कि जैसे कि पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो कि है इरिगेशन ज्यादा होता है, ओवर इरिगेशन होता है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट टू कंटिन्यू इन फ्यूचर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें चाहिए कि अभी जो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करती रहे यूं ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी को अपनाना होगा। बिकॉज वी हैव फाइंड स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज इन अर्थ विच कांट बी रिप्लेनिश्ड। क्योंकि हमने देखा है कि अर्थ में ऐसी बहुत सारी चीजें जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती हैं। अगर उनको हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो रिप्लेनिश्ड हो सकती हैं। द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ एन इवन वन पर्सन। तो अर्थ में इतने सारे रिसोर्स हैं कि हम सबकी जो है सबको हम
सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इतने इनफ रिसोर्सेज हैं अर्थ में, लेकिन हम किसी एक इंसान की ग्रीड को यानी उसको उसकी लालच को हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ इज दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिसीजन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस? दिस स्टेटमेंट हैज बीन rightly given by Mahatma Gandhi because there are abundance of resources available in our country which can satisfy the needs of individual। तो ये जो इन्होंने ये अभी लिखा पढ़ा था हमने, जो अर्थ के पास इतना इनफ रिसोर्स है कि हम किसी सब ह्यूमन जो है, सब ह्यूमन की नीड्स जो है पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी एक ग्रीडी पर्सन की नीड पूरी नहीं हो सकती। ये लिखा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्यों लिखा था? क्योंकि अर्थ में वो क्या हुआ था, अर्थ में जो है रिसोर्स का वो रिसोर्स कम होते जा रहे थे। ठीक है, लोग रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहे थे, ग्रीडी पर्सन अपने डेवलपमेंट के लिए। ओवर यूटिलाइज कर रहे थे रिसोर्स का। इरिगेशन कंजप्शन हैड लीड टू वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ओवर इरिगेशन करा जा रहा था, है ना, पंजाब में। तो उससे क्या हो रहा था कि एनवायरमेंट में जो ग्राउंड वाटर था वो ज्यादा यूज हो रहा था। At the same time, exhaustion of these resources, greed and selfishness motive have lead to overutilization and depletion of resources। greedy person या selfish person क्या कर रहे थे कि जो भी वो resources थे वो उनको ओवर यूटिलाइज कर रहे थे अपना खुद के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, extracting the minerals from the mines till they are exhaust to or cultivating one crop after the other to earn more and more profit leads to soil and land degradation। तो क्या हो गया कि हम क्या करें, मिनरल्स को, इन्होंने एग्जांपल दिया कि हम मिनरल्स को क्या करें, निकालते जाए, है ना, उनका यूज करते जाए मिनरल्स का। हम तब तक उनको निकालते जाए जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, है ना, कि हाँ हम और प्रॉफिट कमा लें, तो उससे क्या हो जाएंगे, मिनरल्स जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर का, जैसे कि कल्टीवेशन होता है। तो जैसे कि एक फार्मर ने वन क्रॉप उगाई, उसके बाद जैसे ही उसने वो क्रॉप काटी, उसके बाद उसने दोबारा एक और क्रॉप उगा दी उस पर, तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है, गांधी जी हैज ऑलवेज फेवर्ड प्रोड्यूस्ड बाय मासेज रेदर देन मास प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है गांधी जी हैड ऑलवेज फेवर्ड प्रोडक्शन बाय मासेस रेदर देन मास प्रोडक्शन। तो गांधी जी हमेशा बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय जनता द्वारा प्रोडक्शन जो था उस पर उसके पक्ष धरते। वैसे व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? तो व्हाट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स? तो आंसर है इट इज एन इंडेक्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अडल्ट्स डेट आर अंडर नरिश। तो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर ऑफ अडल्ट्स जो हैं अंडर नरिश्ड हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ द पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। ये कैसे पता चलता है कि अंडर नरिश है? कि आप क्या करो, अब कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो क्या करो, डिवाइड कर दो अपने वेट को, किससे, डिवाइड द वेट ऑफ द पर्सन, जो जिस भी पर्सन है उसका वेट डिवाइड कर दो उसकी हाइट के स्क्वायर से। तो आपको उसका अगर उसका 18 से 18.5 से कम आ रहा है तो वो अंडर नरिश है, अगर उसका 25 से ज्यादा आ रहा है तो वो ओवरवेट है। ठीक है, इफ द फिगर इज लेस देन 18.5, अगर उसका वेट, अगर उसका आंसर 18.5 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो वो अंडर नरिश है। ठीक है, 18.5 आया तो सही है, लेकिन उससे कम आ रहा है तो वो अंडर नरिश है। इट मीन्स द पर्सन इज अंडर नरिश्ड, whereas if BMI is 25 or more then the person is overweight। अगर क्या है, उसका 25 से ज्यादा आ रहा है तो वो ओवरवेट है। दिस क्राइटेरिया इज नॉट वैलिड फॉर ग्रोइंग चाइल्ड। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये जो क्राइटेरिया है वो वैलिड नहीं है ग्रोइंग चाइल्ड के लिए। ठीक है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो ग्रोइंग बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, डिफाइन नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम क्या होती है, इट इज द
money value of all goods and services produced in a country in 1 year plus income earned from abroad। तो नेशनल इनकम क्या होती है, यानी कि देश की इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है कि वो पैसे जो ऑल गुड्स आते हैं, यानी कि जितने भी गुड्स हैं उनसे जो आती है मनी वैल्यू, और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, और जितने भी सर्विसेज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं उनसे जो आती है वैल्यू, प्लस अर्निंग फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड यानी कि बाहर से, यानी कि दूसरे कंट्री से जो भी अर्निंग आती है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल। पर कैपिटा इनकम जो होती है, एवरेज इनकम निकाली जाती है हर एक इंडिविजुअल की जो भी कंट्री में रहता है। इट इज कैलकुलेटेड नेशनल इनकम विद टोटल प्रोडक्शन। और हम डेवलपमेंट टर्म से क्या समझते हैं, डेवलपमेंट मीन्स विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होना। देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे जो रहन सहन में स्टैंडर्ड है उसका, वो उसका भी डेवलप होना, ठीक है।